हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम आर्टिकल 20 के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है और इसमें हम सेफ गार्ड की तरह भी देख सकते हैं इसे। और ये हमें सिटीज़न नॉन सिटीज़न, हम ये देखेंगे कि ये किस किस को मिला हुआ है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक वायलेट होने से बचाता है और क्या हमें प्रोटेक्शन देता है, वो सब चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 1 जो बात करता है, इसकी मार्जिनल नोट्स देखते हैं हम। आर्टिकल 20 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब ये बोलता है जो कन्विक्शन होगा ऑफेंस करने पर, उसमें प्रोटेक्शन देगा कि कहीं ये तो नहीं कि हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के या नॉन सिटीजन्स के, वो वायोलेट हो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं कि हमें जो ऑफेंस हमने आज कमिट किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए जो अब आगे अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से हमें पनिश किया जा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें कवर की जाएगी। दूसरा ये देखा जाएगा कि जो पहले का लॉ है और आज, जैसे मान लीजिए ए ने आज कोई क्राइम किया है, उसने थेफ्ट की, थेफ्ट के लिए आज की जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है। उससे पहले जो थी उसकी पनिशमेंट वो कम थी या ज़्यादा थी, तो वो एप्लीकेबल तो नहीं हो रही है, ये देखा जाता है इसमें। दूसरा ये देखा जाता है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है इसे। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो मतलब ऑफेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब ऑफेंस का पनिश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कन्विक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट है इसका आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मतलब ये है कि एक्स फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन से मतलब ये है, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 या सब आर्टिकल 1, नाइदर ए सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ विच क्रिएट्स ए न्यू ऑफेंस नॉर ए सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ विच इंक्रीजेस द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस विल बी अलाउड टू बी अप्लाइड retrospectively. It will be against the principle of natural justice, reasonableness and non-arbitrariness, and hence will also be violative of article 21. अब हम इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। वो किससे प्रोटेक्शन देते हैं? एक तो रीजनेबल होना चाहिए, जो लॉ है जो एप्लीकेबल हो रहा है किसी भी पर्सन के ऊपर, वो रीजनेबल होना चाहिए। नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, मतलब भेदभाव से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, नेचुरल जस्टिस का कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं चल रहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो तो वायोलेट नहीं हो रहा है। वो चीज़ें सब ध्यान में रखते हुए किसी भी विक्टिम को या किसी भी जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है उसको कन्विक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसमें ये चीज़ ध्यान देते हैं। और जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक जो लॉ बनता है उसके 2 इफेक्ट माने जाते हैं, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको भी हम क्लियर करके समझेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है लॉ का। इसमें जो बात हो रही है रीजनेबलनेस या नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होने से बचने चाहिए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। और हमें उसका, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हमें उसमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन किससे दी जाएगी? कन्विक्शन से। किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन किया जा रहा है तो उससे प्रोटेक्शन दी जा रही है बेसिकली आर्टिकल 20 में, ठीक है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 जैसे हमने बताया एक्स फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात करता है। अभी से हम क्लियर समझते हैं। हाउएवर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट ए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ए बेनिफिशियरी लेजिस्लेचर that is law which either repeals an existing offence or which reduces the punishment for an offence. These are beneficial legislations, and as per the doctrine of beneficial construction, such laws can be applied retrospectively या retrospective effect, ठीक है, उससे अप्लाई करना चाहिए। अब हम इसे, एक तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो ऑफेंस की बात हो रही है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऑफेंस के लिए डेफिनेशन नहीं दी गई है। इस वजह से हम जब भी कोई भी एक्ट है जिसमें ऑफेंस के बारे में बोला जा रहा है, ऑफेंस के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ऑफेंस हो या कोई सा भी ऑफेंस हो या कोई सा भी ऐसी डेफिनेशन है जो कि हमारे जो जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कोई ऐसी डेफिनेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, उसमें डेफिनेशन पार्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, उसमें कहीं कोई वर्ड आ जाता है, तो उसके लिए हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रोविज़न दिया गया है। जनरल क्लॉज
क्लॉजेस एक्ट है जिसमें डेफिनेशन पार्ट है सारा। अगर मान लीजिए ऑफेंस के बारे में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो रही है, लेकिन ऑफेंस की यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, तो ऑफेंस का जो मतलब निकलेगा वो वही मतलब निकलेगा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसकी सेक्शन 27 में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है और उससे उसका सेम यहाँ पे वही इफेक्ट बैठेगा जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। जैसे मैंने बताया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है जो ओल्ड लॉ होता है, बैक डेटेड से जो बैक डेटेड लॉ होता है वो, और प्रोस्पेक्टिव लॉ वो होता है जो लॉ मतलब आगे से होता है, मतलब एक डेडलाइन है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है कोई एक्ट बना, ठीक है, या कहना चाहिए कोई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। आज मैंने या किसी ने भी एक्स ने जो बंदर है, सपोज कोई बंधन कोई पर्सन है, उसने एक्स पर्सन ने जो है थेफ्ट किया, उसके लिए आज जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है, ठीक है। तो इससे पहले का जो होगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस पर लागू नहीं होगा, मतलब जो पहले से चलता चला रहा है बिफोर, मतलब उस आज से जैसे मैंने क्राइम किया है उससे पहले से जो उसमें पनिशमेंट दी गई है वो पहले वाला नहीं अप्लाई होगा, जो आज रीसेंट कंडीशन है वो अप्लाई होगी। और जो मैंने मतलब आगे होगा प्रोस्पेक्टिव या नया लॉ होगा। मान लीजिए आज मुझे पनिश कर दिया गया, आज मैंने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ली, तो अब जो उसके बाद अमेंडमेंट होगा, ठीक है, थेफ्ट के लिए मान लीजिए आगे कोई अमेंडमेंट होता है उसके लिए 2 साल, जैसे अभी 3 साल की उसके लिए पनिशमेंट है, मान लीजिए पनिशमेंट घट जाती है या बढ़ जाती है तो वो मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आज जो क्राइम किया है आज मुझे कन्विक्ट कर दिया गया है, तो मैं 3 साल तक जो हूँ उसी के लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे कि आज मैंने क्राइम किया आज के लॉ के हिसाब से ही मैं अपना पनिशमेंट पूरा करूँगी, ये कहा जा रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है, ठीक है, जो ओल्ड लॉ है या पुराना जो लॉ है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ना ही नया लॉ इफ़ेक्ट करेगा, जो आज की सिचुएशन बेस्ड है वो इफ़ेक्ट करेगा। और या फिर मान लीजिए कि ए ने आज थेफ्ट किया, ठीक है, उसके कन्विक्ट हो रहा है, उसको जो है प्रोसेस चल रही है, केस जो है कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसे जो है मान लीजिए 2 साल बाद सज़ा होती है, उस पर जो थेफ्ट के चार्जेस हैं वो 2 साल बाद उसके ऊपर मतलब प्रूव हो जाते हैं, तो 2 साल बाद क्या कंडीशन है लॉ की, तो वो वाला लॉ इफेक्ट करेगा, ना कि वो वाला जब उसे कन्विक्ट किया जा रहा है, जब उसने थेफ्ट किया है वो वाला लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि वो वाला होगा जब वो कन्विक्ट हो चुका है तब वाला लॉ, ठीक है। 3 साल पहले मान लीजिए उसने थेफ्ट की है, 3 साल बाद जो मतलब उसका कन्विक्ट हो गया वो, तो 3 साल बाद जो लॉ होगा वो उस पर एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। और ऑफेंस की डेफिनेशन भी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो बोलता है वो सेम इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं पे भी डेफिनेशन पार्ट मतलब डेफिनेशन पार्ट दिया गया है, आर्टिकल 393 जो है डेफिनेशन पार्ट दिया है, लेकिन उसमें ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ जो ऑफेंस की बात हो रही है तो उसका वही मीनिंग होगा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में बोला गया। 1897 वाला जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये सारा डेफिनेशन के बारे में बात करता है। मान लीजिए IPC है, CRPC है, तो किसी भी उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में है और वो उस एक्ट में नहीं है, मान लीजिए IPC या CRPC में नहीं है वो डेफिनेशन पार्ट, तो हम जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट से उसे वैसे एज इट इज़ समझेंगे कि वो वही है, ठीक है, वो वही मीनिंग हमें इम्पोज करेगा उस लॉ में भी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमने जैसे देखा, फिर इसमें बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन की बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब सोसाइटी के लिए वो जो कंस्ट्रक्शन तैयार करता है बेनिफिशियल होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे सपोज ए कमिटिंग थेफ्ट फॉर विच ही वॉज पनिश्ड फॉर 3 ईयर्स, मान लीजिए ए ने कोई क्राइम किया है जिसके लिए वो 3 साल के लिए कमिट हो गया है या पनिश कर दिया गया है। आफ्टर दैट अमेंडमेंट अराइज अंडर द थेफ्ट, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हो जाता है, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट प्रोविजन इट विल बी बिकम नाउ 10 ईयर्स। मान लीजिए उसकी पनिशमेंट, एक मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, ये अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं है, मान लीजिए उसके लिए 10 ईयर्स की जो है वो हो जाती है, पनिशमेंट हो जाती है, देन इट विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं करेगा, जो पुराना बैकडेटेड लॉ है वो इफेक्ट नहीं करेगा, जो आज का है
वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दिस विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये प्रोस्पेक्टिवली उसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। मान लीजिए आज वो जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग हेल्ड हो रही है, तो उसे जो है जो उसके ऊपर चार्जेस थे वो वहाँ पे प्रूव हो जाता है, उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग में 2 साल लग जाते हैं। तो 2 साल के जो टाइम पीरियड है उसके बीच में कोई अमेंडमेंट हो जाता है, तो वो जो आगे रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू होगा। जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जो नया लॉ है वो उस पर एप्लीकेबल होगा जब वो कन्विक्ट किया जाएगा। तो जब वो कन्विक्ट होगा तो वही लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर जो आज की डेट में वो कन्विक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अदरवाइज इट विल बिकम द केस ऑफ एक्स फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक्स फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का केस माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 देखते हैं अब यहाँ पर, जो कि प्रोहिबिशन की बात करता है अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। ना अगेंस्ट डबल जेओपार्डी से मतलब है, जैसे मैंने एक रिट पिटिशन वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इसमें डबल जेओपार्डी जो है इसके अगेंस्ट में रिट पिटिशन हम फाइल कर सकते हैं, मैंने उसमें भी बताया, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो में भी मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बताया है डबल जेओपार्डी के बारे में। इसमें ये मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को आज किसी कन्विक्ट हुआ है और उसको उसके लिए सज़ा मिल गई, जैसे कि थेफ्ट किया, ए ने थेफ्ट किया, उसको थेफ्ट करने की सज़ा आज मिल चुकी है, फिर उसके बाद 2 साल बाद वापस से उसी दोबारा मतलब उसी चार्जेस में सेम चार्जेस और सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो उसी मैटर दूसरा केस उसके ऊपर फिर अप्लाई हो जाता है, तो उसे दोबारा से उस केस के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसके फंडामेंटल राइट वायलेट्स हो रहे हैं, जिस वजह से वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, जो कि आर्टिकल 32 मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार रिट पिटीशन वाली भी वीडियो इसके साथ देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को डीपली देख लेते हैं। ये देखते हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए, यहाँ पे ये बात हो रही है, और सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेम जो चार्जेस है वो उस पर सेम नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे प्रजम्पशन किया जा रहा है, नो पर्सन कैन बी वेक्स्ड और पुट टू पैरेल वंस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसमें एक प्रजम्पशन देखते हैं, एवरी पर्सन नो द लॉ ऑफ द लैंड इट विल बी प्रज्यूम और एक्सपेक्ट। यहाँ पे जैसे हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर करने वाली है कि हर पर्सन को अगर कोई क्राइम करता है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो उस लॉ के बारे में नहीं जानता था। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस होते हैं, फैमा वगैरह टाइप, तो इसमें जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो बाद में पकड़ा जाता है वो बंदा एयरपोर्ट पे बाहर से पैसा लाने के जुर्म में, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ये लॉ नहीं पता था, या जहाँ मैं रहता था, जिस कंट्री में मैं काम करता था, वहाँ पे ये लॉ, वहाँ का ये लॉ है, मुझे नहीं पता था। तो वो जो है उस लॉ के लिए प्रिजम्पशन ये मानी जाती है कि उस लॉ को वो जानता है, ठीक है। एवरी पर्सन नो द लॉ ऑफ द लैंड, ये मान जाता है जो लॉ है जो इस लैंड पर लागू होता है, कहीं भी पे भी हो, हम वो जानते हैं, ये ऐसा प्रज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ए कमिटिंग थेफ्ट फॉर दैट ही वॉज पनिश्ड फॉर 3 years, जिसके लिए वो 3 साल के लिए पनिश होता है। आफ्टर दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट पनिश अगेन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अभी इसमें जो है बताने वाली बात यहाँ ये है कि वो जो एक्ट उसने किया है, वो जो ऑफेंस किया है, उसके लिए वो फ्यूचर में कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा। अगर वो एक बार पनिश हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, तो उसे दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा। इफ़ ए इज़ पनिश्ड अगेन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर वो सेम कॉज ऑफ एक्शन की वजह से दोबारा पनिश किया जाता है तो देन ही विल बी फाइल्ड रिट पिटीशन फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के फेवर उसमें वो अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के वायलेशन में। एंड इट विल ऑल्सो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, एज वेल एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, जो कि आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, क्योंकि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी तो वायलेट हो रही है उसकी। तो इस वजह से नॉन आर्बिट्रेरीनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस या नॉन आर्बिट्रेरीनेस को जो है
मतलब प्रोवाइड वो नहीं किया जाएगा, एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। इफ़ जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, देन नॉट फाइल्ड केस अगेंस्ट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर जजमेंट पास हो गया ट्रायल कोर्ट में, तो वो जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा जो है उसी या किसी और कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ। इट विल डू सो फॉर अवॉइडिंग मल्टीपल प्रोसीडिंग। ये एक तरह से सेफ कोर्ट्स जो प्रोसीडिंग है या उनका जो टाइम है उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एंड नेसेसरी थिंग्स एज वेल एज, एंड इट ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि एक जो सिटीजन है उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट होने से बचाने के लिए भी किया गया है, और जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया गया है। दूसरा, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारे ज़रूरी सोर्सेज हैं, जैसे कोर्ट हुआ, कोर्ट का टाइम भी तो प्रीशियस है, और नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट होगा ये। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए हम मल्टीपल जो प्रोसीडिंग है उसको रोकते हैं, जिससे कोर्ट प्रोसीडिंग वो ना हो। वैसे भी इतने सारे केस हमारे इंडिया में पेंडिंग है, अगर इस तरह के केस बार बार होने लगेंगे तो वो जो पेंडिंग केस है उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा, जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हमारे वेस्ट होंगे। तो वो सब चीज़ से हमें बचने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सब मल्टीपल जो प्रोसीडिंग है उसको मना किया गया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है। ठीक है। दूसरा, ट्रायल कोर्ट विल नॉट एनहेंस पनिशमेंट आउट ऑफ हिज और देयर जुरिडिक्शन। दूसरा, कोर्ट पे भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है कि जो कोर्ट जुरिडिक्शन में, मान लीजिए किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि वो 1 लाख तक के केस मैटर जो होंगे वो उनको कंडक्ट करेगा, तो 1 लाख से ऊपर वो उस केस मैटर को नहीं देखेगा। तो वो क्या है, कोर्ट की जो या पनिशमेंट किसी के लिए फिक्स कर दी, 5 साल जो है कोर्ट, अगर आप देखें सीआरपीसी में कोर्ट के जो प्रोसीडिंग है उसमें दिया गया है कि जो एनआरसी वो जो है इसकी एनहार की जो है कोर्ट्स एनआर की जो है उसमें दिया गया है कि कोर्ट्स की जो जुरिडिक्शन है वो पैसों के हिसाब से भी है कि कितने पैसों तक का, या 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा के मैटर कौन सा कोर्ट कंडक्ट करेगा, वो सब चीज़ें उसमें दी गई है। उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप उसको चेक कीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि उसमें भी ये कोर्ट की जुरिडिक्शन दी गई है कि कितने तक के मैटर उसमें वो कंडक्ट कर सकता है, कौन सी जुरिडिक्शन में कोर्ट जाएगा। जैसे कि कोर्ट उसमें होता है जो डाइवोर्स वाले केसेस होते हैं तो उसमें फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। और जो कहना चाहिए ये जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन केस कोर्ट अलग होते हैं। इस तरह की कंडीशन के लिए अलग अलग कोर्ट बना दिए गए हैं, जिससे कि टाइम बचे और जल्दी ही कहना चाहिए केस के लिए जजमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है। ट्रायल कोर्ट जो है एनहांस नहीं करेगा अपनी जुरिडिक्शन से ज़्यादा, ना तो पैसे में जो वो है मनी 1 लाख तक के मैटर मान लीजिए उसके पावर दी गई है, अपने पावर से एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो चीज़ कही गई है। इसमें कोर्ट के ऊपर एक तरह से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग, इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात हो रही है, विच कंडक्टेड बाय द कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट द्वारा जो कंडक्टेड होती है उनके बारे में। ठीक है। सेकंड, डिपार्टमेंटल एक्शन जैसे होते हैं, नो थिंग्स प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ही वॉज ट्राइड। जैसे डिपार्टमेंटल एक्शन होते हैं तो वो उन्हीं के द्वारा होंगे, जो नो थिंग्स प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ही वॉज ट्राइड। ठीक है। अगर वो ट्राइड हो चुका है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसके ऊपर हो गई है या डिपार्टमेंटल एक्शन उसके ऊपर लिया गया है, तो उसके ऊपर दोबारा से कोर्ट उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए उस दोबारा से कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी। यहाँ पे ये भी बात ध्यान देने वाली है। ठीक है। थर्ड है क्वेसी जुडिशियल जो मैटर होते हैं, जैसे विच कंडक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे IAS, IAS या IPS ऑफिसर या IFS ऑफिसर्स के अंडर में जो केस आते हैं उनके अगेंस्ट भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वहाँ पे मैटर मतलब सेम कॉज ऑफ एक्शन में हम दोबारा से कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए रेवेन्यू कोर्ट में या IFS कोर्ट में या PS जो है या IAS जो कोर्ट है या ऑफिस है, वहाँ पे कोर्ट या डिपार्टमेंटल प्रोसेस हो चुकी है या कोई ऐसी जुडिशियल मैटर हो गए हैं, तो हम दोबारा से उस पर कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं अप्लाई कर सकते। डिपार्टमेंटल एक्शन विल नॉट कवर अंडर द आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बिकॉज इट्स नॉट ए जुडिशियल प्रोसिक्यूशन। ठीक है। जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो डिपार्टमेंटल एक्शन जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कवर नहीं किया गया है, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसिक्यूशन नहीं है। ठीक है। इस वजह से
फिर जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया फेमा वाले, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होते हैं, इसके सारे मैटर जितने भी हैं, मान लीजिए ये फेमा के जो वो है कोर्ट हैं उनमें कंडक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ नहीं हो सकते। जैसे रेलवे में कोई मैटर है, रेलवे कोर्ट में चल रहा है, फिर उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन में जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पे मान लीजिए एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कोर्ट्स के लिए, जिससे कि मल्टीपल प्रोसीडिंग ना हो सके। मेन पर्पस मल्टीपल प्रोसीडिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग को बचाने के लिए है, उनके जो सोर्सेज हैं उन्हें बचाने के लिए। पैसा होता और टाइम होता है कोर्ट का, वो सब बर्बाद होता है, तो वो सब चीज़ बचाने के लिए ऐसा किया गया है, पब्लिक सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रोसिक्यूशन प्लस एक्विटेड, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विल नॉट अप्लाई, आर्टिकल 20 इल्यूस्ट्रेशन विल अप्लाई, ठीक है। इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का जो वो है इल्यूस्ट्रेशन वो अप्लाई होगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 देखते हैं, विल अप्लाई ओनली व्हेन द पर्सन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अर्लियर फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे कोई भी पर्सन पहले जो है उस कॉज ऑफ एक्शन, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए कहाँ पे पहले कहीं पे भी कन्विक्ट किया जा चुका है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पनिश्ड अर्लियर, और उसके लिए पनिश भी हो गया है। दस इफ अर्लियर ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बट नॉट पनिश्ड, दैट इज he was acquitted, then subsequently he cannot be prosecuted and punished। जैसे माना जाता है कि किसी भी कोर्ट में या तो पनिश किया जाएगा या एक्विटेड किया जाएगा। अगर वो एक्विटेड हो गया है तो उसे वापस से उस एक्विजिशन के अगेंस्ट में, एक्विजिशन जो उसका हुआ है उसके अगेंस्ट में उसको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक्विटेड हो चुका है, वो केस में जजमेंट पास मतलब जीत चुका है केस को। तो इस वजह से देयर इज ऑल्सो इसेंशियल दैट व्हाट वाज डन अर्लियर वाज prosecution before a judicial or exercise judicial body, and therefore if the earlier prosecutor was only a department or disciplinary proceeding, it cannot be called a prosecution for the purpose of article 20 clause 2, and therefore subsequent prosecution and punishment can be done। जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल जैसे एक्शन होता है तो वो जो है जुडिशियल या कहना चाहिए कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं कही जाएगी, वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो गई है। अगर वहाँ पे एक्विजिशन हो गया है तो दोबारा उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे पनिश नहीं किया गया या वहाँ पे कन्विक्ट नहीं किया गया, जो डिपार्टमेंटल वो है एक्शन है वो लिया तो गया है लेकिन उसको जो है पनिश नहीं किया गया या कन्विक्ट नहीं किया गया, तो उसके अगेंस्ट सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए डिपार्टमेंटल एक्शन लेते हुए कोर्ट में प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन शर्त यही है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी उस पर ना हुई हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन मीन्स दैट द फॉर्मेट हियरिंग वाज डन वेयर इन एविडेंसेस वर प्रूव्ड ऑन द आइदर साइड और बोथ साइड। प्रोसिक्यूशन से मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों साइड या किसी एक साइड से एविडेंस प्रोसीडिंग हो गई हो और दूसरा जो है एविडेंसेस मतलब प्रोवाइड कर दिए गए हैं और जो हियरिंग है वो भी हो गई है, ठीक है, फॉर्मेट हियरिंग हो गई है, वो सब चीज़ें जो है प्रोसिक्यूशन में आएगी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड की बात करता है। सेक्शन 300 ऑफ CRPC जो कि एक्विटेड और कमिटेड अंडर ट्रायल और सब्सिक्वेंट ट्रायल, जो कि या तो एक्विटेड कर दिया गया है या कमिटेड हो गया है अंडर ट्रायल और सब्सिक्वेंट ट्रायल, ठीक है, बाद में ट्रायल में वो या तो एक्विटेड हो गया है या कमिट हो गया है। देखिए किसी भी केस में दो कंडीशन होती है, या तो कोई भी पर्सन जो है कन्विक्ट होगा या एक्विटेड होगा। मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो एक्विटेड हो जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट में प्रूफ मिल गए हैं, प्रूफ उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो प्रूव हो गए हैं, तो वो क्या है पनिश हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इफ द एक्यूज्ड वाज अर्लियर प्रोसिक्यूटेड बट एक्विटेड, ठीक है, पहले प्रोसिक्यूशन हो चुका है जिसमें वो एक्विटेड हो चुका है एंड नॉट पनिश्ड, और पनिश्ड नहीं हुआ, देन द बार ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विल नॉट अप्लाई। तो बार जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो एक्विटेड हो गया है एंड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन but the bar of section 300 of CRPC will apply, and therefore even if a subsequent prosecution is allowed by article 20 clause 2, section 300 of CRPC will bar that subsequent trial or prosecution, ठीक है। आर्टिकल 300 जो CRPC का है वो बार इम्पोज करता है सब्सिक्वेंट ट्रायल के और सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन पर, ठीक है। द बार इम्पोज
ओनली अपॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो बार इम्पोज होगा सब्सिक्वेंट ट्रायल का या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग का, वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नॉट सिविल प्रोसीडिंग, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो बार इम्पोज किया जा रहा है वो सिविल प्रोसीडिंग में नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात यहाँ करते हैं हम। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कंपेल हियर मीन्स फिजिकल और मेंटल फोर्स। यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो बात करता है कि वो ये बात करता है कि कोई भी पर्सन अपने खिलाफ जो है मतलब गवाही नहीं दे सकता, उसे जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ना तो फिजिकली ना ही मेंटली तौर पर। ठीक है, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे जो है एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है जो विक्टिम पर्सन है या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको। विटनेस हियर मीन्स और रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू और मेन फैक्ट, रिलीवेंट फैक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या एविडेंशरी फैक्ट। तो दो तरह के वो दिए गए हैं। विटनेस में मतलब यहाँ पे है फैक्ट इन इशू, मतलब कि जो केस में इशू रहे हैं, जो जिनके ऊपर मतलब फैक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग फैक्ट है उस कन्विक्ट के अगेंस्ट, वो मेन फैक्ट या तो मेन फैक्ट भी कहते हैं उन्हें, और दूसरा रिलीवेंट फैक्ट। रिलीवेंट फैक्ट से मतलब होता है सर्कमस्टांशियल फैक्ट, जो उस कंडीशन से मिलते जुलते थे, जो वो क्राइम हुआ उससे मिलते जुलते जो सर्कमस्टांशियल फैक्ट थे वो। ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस टू रिवील सम इंफॉर्मेशन, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं या वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो केस से रिलेटेड होती हैं, वो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो होती केस से वो बताती है सम मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस, जो भी मटेरियल फैक्ट होते हैं केस के वो। एंड दैट एविडेंसेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, जो वो है एविडेंसेस हैं वो उसके खिलाफ अपने खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, नॉट टू बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उसे कन्विक्ट पर्सन को या जो विक्टिम पर्सन है उसको उसके अपने अगेंस्ट जो है वो जो एविडेंसेस है वो अपने अगेंस्ट नहीं बोलने के लिए उसे कंपेल नहीं किया जाएगा या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है कन्विक्ट पर्सन को कि वो अपने खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मतलब हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं वो तो देने से मना कर दिया गया है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये वो अपने खिलाफ कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता। जो विक्टिम है वो अपने अगेंस्ट एविडेंसेस दे सकता है यानी या गवाही दे सकता है, नहीं, यहाँ तो मना कर दिया है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं बता सकता, ये भी कहा जा रहा है। दूसरा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। एनीथिंग विच इज़ विजिबल और मैनिफेस्ट दैट कैन नॉट बी सेड और कैन नॉट बी बिकम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ पहले से ही मतलब विजिबल है या पहले से ही जो साफ है या दिख रही है, मैनिफेस्ट है, तो उसे तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते। तो टेकिंग देयर लैपटॉप, जैसे कि किसी का लैपटॉप लेना एज वेल एज पासवर्ड लेना, विल नॉट बिकम विजिबल और मैनिफेस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसे विजिबल आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। और जैसे आइडेंटिटी, दीज टाइप ऑफ कंपल्शन विल नॉट अप्लाई, इस तरह के जो कंपल्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। विच आर बेसिस ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विल अप्लाई, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है उसमें वो अप्लाई हो जाएंगे, मतलब वो दे सकता है उस जो कि विजिबल है चीज़ें वो अपने दे सकता है, ऐसा नहीं है, उसे मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, टेकिंग ब्लड एंड हेयर सैंपल विल नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो हेयर और ब्लड सैंपल्स होते हैं उसे देने से भी मना नहीं किया गया, वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्शन नहीं पाएंगे। हियर अप्लाई आर्टिकल 21 अंडर राइट टू प्राइवेसी, ये अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो इस यहाँ पे दिया जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 में, जो कि राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इस पर भी एक वीडियो है मेरी, वो आप उसे देख सकते हैं। बिकॉज पर्सनल नॉलेज कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 इन लीगल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड एविडेंस, जो कि एक एविडेंस की तरह एविडेंस कहते हैं, तो वो आर्टिकल 20 में आएगा।
एनी एविडेंस गैथर्ड फ्रॉम यू एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसा एविडेंस है जो आपको मतलब घेरे हुआ है, ये आपके कहीं ना कहीं उस केस से कनेक्ट करता है, दीज आर अप्लाई अगेंस्ट यू, जो कि आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है, तो वो वाले जो केस हैं उसे यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। किसी को मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए ए ने कोई क्राइम किया है, अब वो उस क्राइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानता है जिसे वो कन्विक्ट हो सकता है, तो उसे उस चीज़ों उस मतलब एविडेंसेस को बताने के लिए या विटनेस बनने के लिए अपने ही खिलाफ मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है इसी बात को क्लियर करता है। प्रोटेक्टिंग प्रोविजंस जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के इन सेक्शन 161 clause 2 of CRPC, under which person can not be compelled answer for self incriminative questions, सेल्फ इंक्रिमिनेटिव क्वेश्चंस या सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। बोथ प्रोविजंस हैव सेम स्पिरिट, दोनों जो प्रोविजन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और सेक्शन 161 क्लॉज 2, दोनों जो प्रोविज़न है उनका सेम स्पिरिट है, यही कि वो अपने अगेंस्ट जो है एविडेंसेस नहीं दिया जाएगा या उसे मजबूर नहीं किया जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन करने के लिए, ठीक है। अपने अगेंस्ट एविडेंसेस देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ना तो फिजिकली ना मेंटली, ठीक है। डेफिनेशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, जैसे एक इसका एग्जांपल है डेफिनेशन सेक्शन 499 टू 502 में कवर करा गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 क्लॉज ए कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन की बात हुई है। आर्टिकल सेक्शन 120 ए जो है आईपीसी का सेक्शन, वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जिसमें उसके कंपनसेशन दिया जाता है। और आर्टिकल 20 क्लॉज बी जो है इसका, उसमें पनिशमेंट दिया गया है। बोथ आर रनिंग टुगेदर एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है वो इसका एक्सेप्शन है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात क्या करता है, जैसे हमने बताया इसका प्रोटेक्शन देता है वो, ठीक है। जैसे एक बार किसी को कन्विक्ट कर दिया गया उसको दोबारा कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब होता है अपने अगेंस्ट खुद गवाही देना, उसे नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसमें दो केस लॉ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 केस लॉ हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा वाला केस, 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करता है, गिव्स ए प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड फ्रॉम एनी कंपल्शन, मेंटल और फिजिकल कंपल्शन जो होता है उससे सेफ प्रोटेक्शन देता है, या सेफ गार्ड की तरह है ये। द प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज ओनली अगेंस्ट सच स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो एविडेंसेस हैं या स्टेटमेंट है उन्हें मतलब इम्पोज करने से प्रोटेक्शन देता है यहाँ पे, वो बताने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, ना तो फिजिकली ना मेंटली, ठीक है। It is not essential that at the time of the compulsion the person was an accused, rather even if he was not made an accused